बिगफुट ऑटो रेस। नारायणपुर नाम के एक गांव में शांताराम और तुकाराम करके दो ऑटो ड्राइवर रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त भी थे। दोनों मिलकर ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन खोलते हैं और बस स्टैंड के बाजू में ही उनका ऑटो स्टैंड लगा देते हैं। लेकिन शांताराम को सब जानते थे, तुकाराम को कोई भी नहीं पहचानता। जो भी सवारी आता था शांताराम के ऑटो को ही पूछकर उसमें चले जाते थे। एक दिन शांताराम ने ऐसा बोला, यार तुकाराम, अगले हफ्ते जनवरी 26 है। मालूम है ना कि वह रिपब्लिक डे है। उस दिन सारे देश में झंडा वंदन भी करते हैं। क्यों ना हम भी कुछ अनोखे तरीके से रिपब्लिक डे मनाएं? अरे यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। बोलो क्या करेंगे? यार मैं सोच रहा हूं कि हम एक ऑटो की रेस लगाते हैं। इससे हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों में एकता और दूसरों के सहाय करने का भाव भी बढ़ जाएगा। ऐसा बोलकर शांताराम और तुकाराम सारे ऑटो ड्राइवर्स को बोल देते हैं कि 26 जनवरी को एक बड़ा ऑटो का रेस होगा। उस दिन तुकाराम घर जाते ही ये सोच में पड़ गया कि रेस को कैसे जीतें। वह हर हाल में रेस को जीतना चाहता था, क्योंकि उसको सारे गांव में मशहूर जो होना था, ताकि सारे गांव के लोग उसको और उसके ऑटो को पहचान सके। तभी वह देखा कि उसका बेटा सोमू एक कार से खेल रहा था। उसका बेटा जो बहुत ही बुद्धिशाली था, उसने कार की छोटे पहियों को निकालकर बड़े बड़े पहियों को लगा देता है। तभी उसको देखकर तुकाराम ने ऐसा पूछा, अरे सोमू, ये तुमने क्या किया? कार की असली पहियों को निकालकर बड़े बड़े पहिए क्यों लगा दिया? पापा जी, आपको मालूम नहीं क्या? बड़े पहिए लगाने से गाड़ी अच्छी चलती है। हम बहुत तेजी से जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी गाड़ी मेरे दोस्तों की सारी गाड़ियों में से बिल्कुल ही अलग है। तभी तुकाराम के मन में एक ख्याल आता है। अगले ही दिन तुकाराम जाकर उसके ऑटो का टायर निकालकर ट्रैक्टर के बड़े बड़े पहिए लगा देता है। जब 26 जनवरी ऑटो का रेस का दिन आया, सभी उस बिगफुट ऑटो को देखकर दंग रह जाते हैं। ट्रैक्टर का टायर लगाने से उसका ऑटो बहुत ही ऊंचा हो जाता है, सारे ऑटो में से अलग दिखता है। शांताराम ने रेस को एक झंडा हिलाकर शुरू कर दिया। तभी तुकाराम का ऑटो सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और तुकाराम रेस भी जीत जाता है। तभी शांताराम ऐसा बोला, बधाई हो तुकाराम, तुमने बहुत ही अच्छा ऑटो तैयार किया है। ये लो तुम्हारा इनाम 10,000 रुपए। तब से तुकाराम का बड़े पहिए वाला बिगफुट ऑटो सारे गांव में मशहूर हो जाता है। सभी लोग उसमें सवारी करके मजे करते हैं। भूमिगत सोने की दुकान। बिसरपुर गांव में किशोर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास काफी जमीन थी। उसके खेत कई एकड़ में फैले हुए थे। उसी गांव में नंदू नाम का एक लड़का भी रहता था। वो चोरी करता था। नंदू खासकर सोने की दुकानों से सोना चुराता था और उन्हें काले बाजार में बेचकर काफी पैसे कमाता था। नंदू की तलाश पुलिस को काफी समय से थी। परेशान कर दिया है इस नंदू चोर ने, पकड़ में ही नहीं आता। ओफो, पुलिस तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अब मैं क्या करूं? चोरी तो मैं कर लेता हूं, लेकिन सोना बेचूं कैसे? पुलिस ने मेरी सारी बेचने वाली जगहों पर छापा मार दिया है। मेरे ग्राहक भी परेशान होने लगे हैं। नंदू ये सोचते हुए गांव में जा ही रहा था, तभी उसे किशोर के खेत दिखाई देते हैं। अरे, ये खेत ठीक रहेंगे। क्यों ना मैं यहाँ पर जमीन के नीचे एक दुकान बना लूं। नंदू आधी रात को औजार लेकर आता है और किशोर के खेतों में एक सुनसान जगह पर गड्ढा करके भूमिगत सोने की दुकान बना देता है और अपने सभी ग्राहकों को उस दुकान के बारे में बता देता है। अरे कमलू, मैंने यहाँ पे भूमिगत सोने की दुकान खोली है भाई। अगर किसी को सोना चाहिए तो मेरे पास भेज दिया करो। यहाँ पुलिस का भी कोई खतरा नहीं है। ये भूमिगत दुकान है, भूमिगत। किशोर की जमीन के उस हिस्से में खड़ी फसल होने के कारण किशोर को इस बात का पता ही नहीं चलता।
नंदू की भूमिगत सोने की दुकान चल निकलती है। अब वो चोरी का सामान वहां पर लाकर इकट्ठा करता है और बाकी चोरों को बेचने लगता है। इधर पुलिस परेशान हो जाती है। काफी समय बीत जाने के बाद जब फसल पक जाती है तो किशोर फसल काट देता है। भगवान की दया से इस बार काफी अच्छी फसल हुई। चलो अब खेत में ट्रैक्टर चलाकर नई फसल की तैयारी करता हूँ। बारिश होने के बाद किशोर अपनी पूरी जमीन में ट्रैक्टर चलाता है और नई फसल की तैयारी करता है। जब वो भूमिगत सोने की दुकान के ऊपर ट्रैक्टर चला रहा था, उसका ट्रैक्टर वहां पे धंस जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये गड्ढा कैसे? किशोर दूसरे ट्रैक्टर की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकालता है। तभी उसे वहां कुछ चीजें चमकती हुई दिखाई देती हैं। वो गड्ढे को साफ करता है। तभी उसे भूमिगत दुकान का रास्ता दिखाई देता है। वो दुकान के अंदर जाकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? मेरे खेत के अंदर भूमिगत सोने की दुकान? ये जरूर नंदू चोर का ही काम होगा। पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही है। किशोर पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आकर सारा सोना जब्त कर लेती है और नंदू को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। पकड़े गए सोने में से किशोर को इनाम मिलता है और नंदू की भूमिगत सोने की दुकान बंद हो जाती है। किशोर गड्ढे में मिट्टी भरकर उसे समतल कर देता है और फिर से वहां पे फसल लहलहाने लगती है। बांस और लकड़ी से बना विमान। शीलापुर गांव में राकेश नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियर रहता था। उसे मशीनों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी, लेकिन वो स्वभाव का बहुत ही अड़ियल था। जब उसका मन करता वो काम करता, जब उसका मन नहीं करता तो वो कोई भी काम नहीं करता था। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी, अरे बेटा, कब तक ये छोटे मोटे काम पकड़ता रहेगा? टिक कर कहीं काम करेगा कि नहीं? तेरी शादी भी करनी है, तुझे घर बसाना है रे। क्या माँ, काम करता तो हूँ मैं। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। राकेश अपनी माँ को लेकर शहर के हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ को कैंसर है और उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। राकेश ये सुनकर परेशान हो जाता है। मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँगा? इतनी तो हमारी ज़मीन भी नहीं है कि उसे बेचकर 10 लाख रुपए मिल सकें। लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को हॉस्पिटल में दाखिल करके दुखी मन से गांव वापस आता है। तभी अचानक अगले ही दिन शीलापुर के ऊपर से एक विमान उड़ता हुआ खराब हो जाता है और विमान का पायलट उसे शीलापुर के पास वाली सड़क में उतार देता है। राकेश भी गांव वालों के साथ उस विमान को देखने जाता है और इधर विमान का पायलट परेशान हो जाता है। ओफो, बाल बाल बचे। ये तो शुक्र करो कि यहाँ पे सड़क मिल गई, वरना हम लोग तो क्रैश ही हो जाते। पता नहीं इसके इंजन में क्या हो गया। तभी राकेश आगे जाकर विमान के पायलट से बात करता है। सर, क्या मैं इसका इंजन देख सकता हूँ? और राकेश देखते ही देखते उस विमान का इंजन ठीक कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लो मेरा फ़ोन नंबर। अगर कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन अवश्य करना। और पायलट विमान को उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राकेश पायलट से मिलकर अपनी माँ के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की मांग करता है, लेकिन पायलट उससे कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए 10 लाख रुपए नहीं है। तभी राकेश को पता लगता है कि उसके गाँव में एक प्रतियोगिता है जिसमें लकड़ी की तरह तरह की चीज़ें बनानी है और जीतने वाले को 10 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। ये सुनकर राकेश को एक आइडिया आता है। वो लकड़ियों से एक विमान बनाता है और पायलट से उस विमान को चलाने के लिए एक इंजन की मांग करता है। राकेश लकड़ी के विमान को उड़ाकर प्रतियोगिता जीत जाता है और उसे इनाम में 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिनसे वो अपनी माँ का इलाज कराता है। और वो पायलट को इंजन वापस करके उसका धन्यवाद करता है। अरे नहीं राकेश, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुमने एक समय पे मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी मदद की, हिसाब बराबर। और राकेश अपनी माँ के साथ खुशी खुशी गांव में रहने लगता है और मेहनत से काम करना शुरू कर देता है। ये हुई ना बात, मेरा अच्छा बेटा। अगर पहले ही समझ जाता तो आज कितना अच्छा होता बेटे।
अंडरग्राउंड गोल्डन बंगला। हजूरपुर नाम के एक गांव में रहने वाले रोहित नाम का एक लड़का जब भी देखो लॉटरी की टिकट खरीदकर खेलता था। ऐसा वह अपना किस्मत की परीक्षा करता था। उसके पिताजी भी उसे बहुत डांटते थे, लेकिन वह सुनता नहीं था। एक दिन गेट लकी कंपनी वाले 100 करोड़ की एक लॉटरी शुरू करते हैं। रोहित भी उसका टिकट खरीदा और भगवान को प्रार्थना करता है। अगले ही दिन वहां जाकर देखा तो फर्स्ट प्राइज 100 करोड़ रोहित के टिकट को आ जाती है। ये सुनकर रोहित ने हुर्रे हुर्रे, मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया है, 100 करोड़ रुपए, ना जाने क्या क्या कर सकते हैं उससे, ऐसा हुर्रे, चिल्लाते हुए हुर्रे। सारा गांव घूमता है और सारे गांव को पता चल जाती है कि रोहित ने 100 करोड़ का लॉटरी जीत गया है। लेकिन रोहित को यह मालूम नहीं हुआ कि उन पैसों से क्या कर सकते हैं। उसने सोचा कि अगर उन पैसों को ऐसा ही छोड़ दिया तो कोई आकर उसे चुरा लेगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं एक भूमिगत सोने की घर बनाऊं और उसमें सारे चीजें सोने की बना देता हूं। ये सोचकर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस का निर्माण किया। उसमें सोफा, फ्रिज, टीवी, अलमारा और बेड भी सब कुछ सोने का बना दिया है, लेकिन बाहर से एक छोटी सी झोपड़ी जैसा बना दिया है। उस झोपड़ी के अंदर ही अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में जाने के लिए दरवाजा भी बना देता है, ताकि किसी को कोई शक ना हो। सारे गांव वालों को यह समझ में नहीं आया कि रोहित ने उन 100 करोड़ से क्या किया। एक दिन गांव में कुछ आदमी बातें कर रहे थे। यार, ये रोहित 100 करोड़ क्या किया होगा? उसका झोपड़ी तो वैसा ही है और उसके घर में कोई भी नई चीज नहीं है। नहीं मालूम यार, ये तो हमें पता नहीं है, उसको ही जाके पूछना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद रोहित ने उसके गर्लफ्रेंड सीमा को उसके अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में बुलाता है। उसकी गर्लफ्रेंड सीमा सब कुछ सोने की देखकर दंग रह जाती है और जैसा ही रोहित अंदर टी लाने के लिए जाता है, तभी सीमा उसके दोस्त शंकर को फोन करती है। अरे शंकर, सब सोच रहे थे कि रोहित ने 100 करोड़ से क्या किया है। उसने एक अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस बनाया है, इसमें सब कुछ सोने की है। अच्छा, ये बात है, तो हम क्या करें अभी? हम कल रात आकर सब कुछ चुरा लेते हैं, बहुत पैसे मिलेंगे हमें। लेकिन जब रोहित टी लेके बाहर आ रहा था, सीमा की बातों को चुपकर सुन लेता है। अगले दिन रात को जब सीमा और शंकर चोरी के लिए अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में आते हैं, सब कुछ अंधेरा था। जैसे ही सीमा लाइट्स ऑन किया, देखती है कि वहां पर एसआई, पुलिस कांस्टेबल और रोहित पहले से ही थे। इस तरह चोरी की इल्जाम में सीमा और शंकर को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह रोहित सीमा की बुरी चाल के ऊपर पानी फेर देता है। तब से पुलिस उस घर के लिए एक पुलिस वाले को रखवाले के लिए उधर रखता है।